Hey guys, I'm Rohan, Civis 11th grader and welcome to my channel. So after a long time I'm making a long video and sorry for being so much late. बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि क्लास 10 के लिए भी कुछ वीडियोस बनाओ, जैसे कि रोड मैप वीडियो फिर गाइड वीडियो. सो हियर इट इज़. तो आज का वीडियो कम्प्लीटली क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए एंड इन दिस वीडियो मैं क्लास 10 के लिए कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ फ्रॉम विच यू कैन स्टोर 95% ईजीली. सो पहली बात तो ये है कि ये वाला जो वीडियो है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट इज़ फाउंडेशन एंड टीचर्स रिकमेंडेशन. सेकेंड थिंग इज़ कॉमन मिस्टेक्स क्लास 10 स्टूडेंट्स हैव डन, वो करते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज़ टिप्स टू मास्टर एवरी सब्जेक्ट और द क्लास 10 ईयर. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. So let's start by the first chapter of the video, that is foundation building and teachers recommendation. So अभी तक बहुत सारे लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टार्ट कर चुके हैं अपना क्लास 10 की पढ़ाई और बहुत सारे लोग स्टार्ट नहीं किए होंगे. Many of the students have started their study since they have started their school, their class. मतलब अगर किसी का स्कूल मार्च से स्टार्ट हो चुका होगा तो उन्होंने मार्च से स्टार्ट कर दिया होगा. अगर अप्रैल से स्टार्ट हुआ होगा तो उन्होंने अप्रैल से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा. एंड मेनी ऑफ देम स्टार्ट किए होंगे अभी, मतलब अभी स्टार्ट नहीं किया, वो जून महीने का वेट करे जब स्कूल फिर से रीओपन होगा तब का वेट करे. बट ठीक है, दे हैव बीन वेस्टिंग देयर टाइम सो मच. बट जो अभी जून महीना आ रहा है, जो अपना रीओपन टाइम आ रहा है, स्कूल का रीओपनिंग डे, तब उनको अच्छे से स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, जिन्होंने फर्स्ट से स्टार्ट किया है उनके लिए भी और जो अभी भी स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए भी. सो सबसे पहली बात है, जब भी आप कोई भी कुछ भी पढ़ोगे, या तो साइंस हो या तो मैथ्स हो या तो ST हो, आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपको उसका फाउंडेशन बिल्ड करना है. फर्स्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जब तक आपके स्कूल में वो चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ होगा उससे पहले आप उसको पढ़ लीजिए. आप वन शॉट वीडियो जाइए, यूट्यूब में बहुत सारे फ्री लेक्चर्स हैं, वन शॉट वीडियो है, यू कैन रिफर टू दैट. प्रशांत, अगर आप साइंस कर रहे हैं तो प्रशांत भैया कर लीजिए, या फिर PW में भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको. अगर आप SSC कर रहे हैं, निगराज सर इज़ द बेस्ट. एंड उसके साथ आप PW का भी कर सकते हैं. तो शुभम पाठक मैम भी हैं, उनसे भी आप क्लास कर सकते हैं वन शॉट का. या तो आप और अगर आप मैथ्स की बात कर रहे हैं तो मैथ्स में आप शोभित भैया का जो 14 डेज मैराथन चल रहा था मिशन जित के ऐप पे, वो देख सकते हैं. या तो ऋतिक सर के जो वीडियोस हैं वो भी आप रिफ़र कर सकते हैं. या तो मानसी शर्मा मैम जो है उनका वीडियोस भी आप रेफ़र कर सकते हैं. तो आप क्या करिए, जब आपका अगर अभी शायद आपका एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा होगा, तब एक काम करिए, पहले स्कूल में स्टार्ट होने से पहले आप उसको वन शॉट से देख लीजिए. वन शॉट से आप देखिए, अच्छे से उसको समझिए, ताकि स्कूल में जाके आपको वो अच्छे से पता रहे कि हाँ इस चैप्टर में ये होने वाला है, ताकि आप उधर आपका बस रिवीजन होता रहे. अभी आपने घर में कर लिया, वो आपके घर में आप वन शॉट वीडियो से उसको पूरा अच्छे से समझ लिया. देन जब आप स्कूल में जाएंगे तो आपको पता होगा, तब आपका अच्छे से रिवीजन हो जाएगा. तो स्कूल में रिवीजन हो गया तो फर्स्ट थिंग इज़ यू हैव टू सी अ वन शॉट वीडियो इन यूट्यूब. अगर आपने कोई बैच ले रखा है, अगर उसमें एक या दो चैप्टर कंप्लीट हो चाहिए, तो आप उसका अच्छे से पूरा वीडियो अच्छे से देखिए. देन आप क्या करिए, NCERT को पढ़िए. स्कूल से आने के बाद आपको टाइम मिलेगा स्टडी के लिए, तब आप बैठ के NCERT को रीड करिए. NCERT इज़ द भगवद गीता और होली बाइबल ऑफ क्लास 10, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट, स्पेशली सोशल साइंस एंड साइंस में इस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं. और बुक के अंदर से जो एक्टिविटीज़ वाले क्वेश्चंस है और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, डायग्राम से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं. फिर उसमें जो क्वेश्चंस वाला पार्ट होता है उससे भी क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में. तो आप पहले उसको अच्छे से देख लीजिए, मतलब NCERT रीड करिए. बुक्स में जो वो क्वेश्चंस वाले पार्ट रहते हैं उसमें NCERT रीड करने के समय आपको लगेगा कि हाँ इसका क्वेश्चन इसका आंसर मेरे को आता है, इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को आता है. तब आप उसको साइड में नोट डाउन कर लीजिए कि इसका आंसर हाँ ये है, बस एक या दो वर्ड्स में कि इसका मतलब इसमें कौन सा टर्म यूज़ हो रहा है. मतलब अगर बुक्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बाद जो एक क्वेश्चन वाला पार्ट आता है उसमें क्वेश्चन रहेगा, तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की वजह से हो रहा है, या तो उसके अंदर फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन की वजह से हो रहा है, वो आप लिख लीजिए कि इस वजह से हो रहा है. देन जब आप बाद में उसको फिर से सॉल्व करेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये कौन से चीज़ की वजह से हो रहा है. और इनकेस अगर तब आप भूल गए तो आप पर्टिकुलर पेज में जाके वो रेफ़र कर सकते हैं. सो इट विल बी ईजी.
सो आफ्टर रीडिंग एनसीईआरटी यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस। आपने रेफरेंस बुक्स भी लिए होंगे बहुत सारे, तो रेफरेंस बुक में जाइए, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस करिए। साइंस और मैथ्स में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज़ मच नीडेड। अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट नहीं आते पर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो यू कैन फॉलो डैट। और सीबीएसई ने भी खुद की कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का एक पीडीएफ अपने वेबसाइट में दे रखा है। अगर वो मेरे को मिलेगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूँगा एंड कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दूँगा, सो यू कैन रिफर टू डैट। एंड आफ्टर प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस यू आर फुल्ली रेडी फॉर दैट चैप्टर। फिर आप उसको रेगुलर टाइम और पीरियड में, पहले सोचिए आपने डे 1 में उसको पढ़ा, प्रैक्टिस किया, देन आप डे 3 में करिए, फिर डे 7 में करिए, फिर 1 मंथ बाद करिए, फिर 2 मंथ्स बाद करिए। ऐसे करते करते आप लास्ट तक उस चैप्टर में पूरा मास्टर रहेंगे। सो दिस इज़ द वे यू हैव टू स्टडी योर सब्जेक्ट्स। मैथ्स की अगर हम बात करें तो आप जो भी क्वेश्चंस हैं उसको एनसीईआरटी से हर एक एग्जाम्पल, सॉल्व एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए। उसमें जैसे कि बहुत सारे थ्योरम्स होते हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है और थ्योरम 1.2 है, उसको आप अच्छे से देखिए, उसको अपने नोट्स में हेडिंग पे लिख लीजिए कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते पर उसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ही डायरेक्ट नहीं आता पर उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और जो 1.2 थ्योरम उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो लाइक दैट यू हैव टू सॉल्व एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस गिवन इन द एनसीईआरटी। उसके बाद आप पहले तो मैं जैसे बोला, आप शोभित भैया के चैनल से या फिर ऋतिक सर के चैनल से, हिमांशी मैम के चैनल से आप जाके उसका वन शॉट देख लीजिए। और उधर जो वन शॉट देखने के बाद यही नहीं कि मतलब वो सॉल्व करने के क्वेश्चन और आपका ये वो हो गया, मतलब आप समझ गए तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। द मेन थिंग इज़ यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन दे गिव। मतलब वो सॉल्व करने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, खुद से सॉल्व करिए, फिर देखिए कि अगर वो गलत है कि नहीं। अगर आपका गलत है तो कैसे सॉल्व करना वो देखिए। अगर आपने सही किया पर आपको लगता है कि उनसे देखना अच्छा, मतलब वो कैसे प्रोसेस में सॉल्व करते हैं, अगर ईजियर वे दे रहे हैं तो ईजी वे में 2 मार्क्स के लिए ईजी वे में कर दीजिए, फिर लॉन्ग मार्क्स कैसे, अगर 5 मार्क्स का होगा तो कैसे करना है वो आप देख उससे रेफर कर सकते हैं। आफ्टर वॉचिंग वन शॉट यू हैव टू डू एनसीईआरटी करने के बाद आप आपका रेफरेंस बुक करिए, देन आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, देन यू हैव टू डू द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आए थे। एंड जैसे कि आपको अगर पता ही होगा तो इस बार के मैथ्स में बहुत सारे लोगों की मतलब डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा था, तो बहुत सारे लोगों के मैथ्स में बहुत ज़्यादा कम आए थे। एंड सो ये चीज़ आपके साथ ना हो, तो इसलिए आप पहले से ही अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है जो आपसे नहीं हो रहा है, मतलब आप स्टेप करें पर आंसर नहीं आ रहा है, तो या तो आप आपका एक चीज़ करिए, मिस्टेक नोटबुक बनाइए। मिस्टेक नोटबुक में आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए जो आपको डाउट है, जिसमें आपको डाउट है। एंड या तो अगर आपको नोटबुक नहीं खरीदना है तो यू कैन मार्क इट ऑन द एनसीईआरटी में। अगर एनसीईआरटी से आप क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी में मार्क कर लीजिए, अगर रेफरेंस बुक का क्वेश्चन है तो रेफरेंस बुक में मार्क कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को मार्क कर दीजिए, ऐसे मार्क कर दीजिए। एंड फिर जब आपको रिवाइज़ करेंगे, उस चैप्टर रिवाइज़ करेंगे, उस पर्टिकुलर टॉपिक जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आपको डाउट है उसको 3 से 4 बार फिर से करिए। अगर फिर से नहीं आ रहा है, तब भी नहीं आ रहा है, तो आप मिस्टेक नोटबुक में वो मिस्टेक नोटबुक पे आप रखिए, या तो उसमें और स्टार्ट क्वेश्चन वर्क बना दीजिए कि वो आपको नहीं आता है, तो वो फिर से आप जब रिवाइज़ करें, या तो आप वो जाके टीचर्स को भी पूछ सकते हैं आपके स्कूल में, या तो गूगल में भी आप वो पूछ सकते हैं। सो लाइक दैट you can solve your maths and you can ace maths. The third thing is teachers recommendation. कौन से टीचर से आप पढ़ सकते हैं? फॉर साइंस आई विल रिकमेंड, फॉर साइंस मैंने जैसे पढ़ा है, मैंने अपना क्लास 10 का साइंस प्रशांत भैया से पढ़ा है। जो केमिस्ट्री एंड फिज़िक्स है वो मैंने टोटल प्रशांत भैया के लेक्चर से किया है। एंड कभी कभार लाइक सानिया मैम का जो लेक्चर PW के सानिया मैम, उनका भी लेक्चर केमिस्ट्री में कभी कभार देखा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर प्रशांत भैया। आफ्टर एंड बायो में मैंने समृद्धि मैम का जो अपना पर्सनल चैनल है उसमें आप वो जो वन शॉट वीडियोज़ डालते हैं, मैंने उसको रिफ़र किया है और एंड लिटरली दे हेल्प मी अलॉट। सोशल साइंस में अगर मैं बात करूँ तो ढिगराज सर, मैंने पूरा का पूरा क्लास 10 सोशल साइंस उनसे ही पढ़ा है। एंड उनसे उन्होंने जो पढ़ा है उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं।
उसके बाद अगर सोशल साइंस में अगर इनकेस कोई टॉपिक मेरे को उनसे समझ में नहीं आया, तब मैंने जाके शुभम पाठक मैडम का वीडियो देखा है, उसमें भी वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं, यू कैन रिफर दैट टू। मैथ्स में मैंने कम्प्लीटली शोभित भैया के से किया है, बाकी जितना है मैंने स्कूल से किया, क्योंकि हमारे मैथ्स के जो सर हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। तो मैंने उनसे भी हर एक मतलब जो भी क्वेश्चन मेरे को डाउट था मैंने उनसे हर एक क्वेश्चन पूछा। फिर हमारे कोचिंग के जो सर थे वो भी बहुत अच्छा मैथ करते हैं, तो मैंने उनसे भी अच्छे से पूछा, अच्छे से समझा। बट स्टिल आई एंड अप स्कोरिंग 90। लिव दैट। नाउ अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ साइंस के लिए, आप प्रशांत भैया, अलग सर, समृद्धि मैम को आप प्रेफर कर सकते हैं। सोशल साइंस में आई विल से थिगराज सर, एंड इफ़ यू फॉलो एनी अदर टीचर सो यू कैन डेफिनेटली डू दैट। एंड फॉर मैथ्स आई विल से ऋतिक सर एंड शोभित भैया। अगर आपको इनमें से किसी का समझ नहीं आ रहा है, मतलब मैं बोलूँगा कि आप पहले 2 टीचर्स का वीडियो देखिए, उनका जो क्वेश्चंस का जो वीडियो रहता है, जो इसमें एक टीचर ये वाला क्वेश्चंस कराएंगे, एक क्वेश्चन वाला वीडियो रहेगा वो देखिए, और दूसरी साइड का भी सेम चैप्टर का वो वाला वीडियो देखिए। आप देखिए कि कौन से वाले चैप्टर में आपको कौन से वाले सर से अच्छे से समझ में आ रहा है, सर या मैडम जो भी हो समझ में आ रहा है। देन बिफोर दैट अगर आपको मैथ्स में शोभित भैया का समझ में आ रहा है तो शोभित भैया को पूरा साल फॉलो करिए। अगर ऋतिक सर का समझ में आ रहा है तो ऋतिक सर को पूरा साल फॉलो करिए। अगर आपको जैसे लगता है कि शोभित भैया को ज़्यादा हाइप में रखते हैं, ऐसे मत करिए, क्योंकि एंड अगर आपको कुछ समझ में ना आ रहा है तो आपको फ़ायदा ही क्या। अगर आपको शोभित भैया का समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर ऋतिक सर। ऋतिक सर का समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन गो फॉर शोभित भैया। और बहुत सारे अलग टीचर्स भी हैं, वेदांतु के भी बहुत सारे टीचर्स हैं, फिर बायजूस के भी टीचर्स हैं, तो यू कैन प्रेफर दैट टू। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड चैप्टर। So let us now start the second chapter of this video, that is common mistakes done by class 10 students. So अगर मैं स्पेसिफिक चैप्टर्स मतलब स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो साइंस की सबसे पहले बात करते हैं। साइंस में मेरा जो गलती था वो था कि मैंने जो एक्टिविटीज़ मैंने हर एक अच्छे से समझे थे, बट उसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ थे जो कि लाइक बहुत छोटे एक्टिविटीज़, तो मैंने वो स्किप कर दिए थे। सो डोंट डू दैट। हर एक एक्टिविटी को हर एक अच्छे से सॉल्व करिए, अच्छे से समझिए। अगर कोई अगर इलेक्ट्रिसिटी का कोई अगर एग्जांपल है तो उसमें सॉल्व करना कुछ चीज़ें होंगी, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। यू हैव टू सॉल्व दैट। बायो में जो डायग्राम रिलेटेड चीज़ है उसको आप अच्छे से समझिए। उसका मतलब आप गो टू AI, पुट दैट फोटो एंड उससे पूछिए कि इसमें जो भी चीज़ एक्सप्लेन किया गया है उसको अच्छे से एक शॉर्ट फॉर्मेट में उसको समझने का ट्राई करिए। वो प्रॉम्प्ट डाल दीजिए कि लाइक जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डाल दीजिए, लिखिए कि एक्सप्लेन दिस डायग्राम इन शॉर्ट, और वो जब उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देगा तो आप उसको अच्छे से रेफर करिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। हर एक डायग्राम को आपको अच्छे से समझना है, और हर एक एक्टिविटी, हर एक डायग्राम, हर एक सॉल्व एग्जाम्पल जो साइंस बुक्स में है वो अच्छे से करिए, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और बुक बैक एक्सरसाइजेस में जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से करिए। मैंने फिज़िक्स में मेरा मेन गलती था कि मैंने जो बुक बैक क्वेश्चन से जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको मैं अच्छे से नहीं किया था। तो उसमें मेरे मार्क्स कटे होंगे कि नहीं पता, बट वो मेरा सबसे बड़ा गलती था। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स में मेरा जानबूझ के नहीं हुआ, बट ये हमारे स्कूल में मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला चैप्टर अच्छे से मतलब आधा भी पढ़ाया नहीं गया था। मतलब स्टार्ट किए थे, आफ्टर दैट छुट्टी पड़ गया, मतलब छुट्टी हो गया, विंटर हॉलीडेज हो गए। एंड जब हमारा वो फिर से स्टार्ट करने वाले थे तब हमारे रिवीजन टेस्ट 1 रिवीजन टेस्ट 2 हो गए, पूरा स्कूल ख़त्म हो गया। सो हमारे स्कूल में वो अच्छे से पढ़ाया नहीं गया था। वो एक गलती टीचर्स का था, बट स्टिल उसको मुझे भी अच्छे से पढ़ना चाहिए था। एंड लेट्स मूव ऑन टू SST में मेरा गलती था कि आई डिड नॉट रेड NCERT को मैंने पढ़ा नहीं था। मैंने मतलब पढ़ा था सिविक्स का मैंने जो NCERT पॉलिटिकल साइंस का जो NCERT था मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था, और जियोग्राफी का जो NCERT मैंने उसको अच्छे से पढ़ा था। बट हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स वाला जो NCERT है उसको मैंने अच्छे से नहीं पढ़ा था, और उसमें पर इसका जो फ़ोटोज़ है उसको मैंने अच्छे से देख के आया कि हाँ इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा केस बेस्ड क्वेश्चन रहता है वो फोटो बेस्ड भी कभी कभार रहते हैं। फिर MCQ जो क्वेश्चन आते हैं वो भी फोटो बेस्ड आने लगे हैं अभी। तो
उस हिसाब से मैंने फ़ोटोज़ देखे गए थे, पर मैंने आंसर रीड नहीं किया, तो दैट वाज माई मिस्टेक। तो इसलिए मेरा कुछ क्वेश्चंस में जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से आते हैं वो मतलब मैंने लिखा था, मेरे को क्वेश्चन समझ में आया, पर उसमें मेन चीज़ क्या क्या लिखना है वो मेरे को तब समझ में आया। सो दैट वाज माई मिस्टेक। एंड इन मैथ्स द मिस्टेक वॉज, मैंने मैथ्स प्रैक्टिस बहुत किया था, बट जो वो कॉम्पिटिशन बेस्ड वाला जो पीडीएफ जो सीबीएसई ने खुद लॉन्च किया था, मतलब सीबीएसई ने खुद दिया था, उसको मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। मैंने एग्जाम्पलर प्रैक्टिस किया था और एनसीईआरटी प्रैक्टिस किया था, बट मैंने वो सीबीक्यू वाला जो पीडीएफ है उसको मैंने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया था। उसका मैंने बस सिलेक्टेड कुछ क्वेश्चन करे एंड मैंने नहीं किया। अगर मुझे अभी भी लगता है अगर मैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेता तो मेरे मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते थे। एंड द मेन मिस्टेक्स स्टूडेंट डू इज़ वो सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं मैथ्स में। मतलब मेरा ऐसा था कि मैं एक स्टेप में प्लस लिख रहा हूँ, दूसरे स्टेप में जाकर वो माइनस कर जा रहा है, और उससे मेरा पूरा जो बाकी का था वो पूरा स्टेप मार्किंग मेरा चला गया। तो दिस वाज द थिंग। और इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि जितने भी मतलब स्टेप्स हैं उसका आप अच्छे से देखिए। अगर आपने प्लस का माइनस का प्लस कर दिया हुआ तो डू डैट एंड चेक डैट। एंड उसके बाद मैं बाकी के जो मिस्टेक्स हैं जो रेगुलर बहुत सारे लोग करते हैं वो है मतलब वो अच्छे से कोई भी चैप्टर को नहीं पढ़ते, मतलब वो नोट्स नहीं बनाते अच्छे से। मतलब उनको पहले नोट्स बनाना चाहिए। नोट्स अगर साइंस और सोशल साइंस में शॉर्ट नोट्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। शॉर्ट नोट्स उनको बनाना चाहिए। फिर या तो अगर वो शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते तो उनको नॉर्मल नोट्स बनाने चाहिए जिसमें वो पूरा चैप्टर अच्छे से मतलब उन्होंने खुद का नोट्स बनाया, वो खुद का जो हैंडमेड नोट्स होता है वो सबसे बेस्ट होता है, तो वो नहीं बनाया होगा। और मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की होंगे, या तो वो फार्मूला को अच्छे से पढ़ के नहीं गए होंगे या फिर उसको अच्छे से समझे नहीं होंगे, और एसएसटी में एनसीईआरटी नहीं रीड किए होंगे। ये मेजर प्रॉब्लम्स होते हैं एंड ये प्रॉब्लम्स आपको अवॉइड करने हैं। जो मैंने किया वो आपको बिल्कुल नहीं करना है, तो इससे आप 95% स्कोर कर सकते हैं। So let's move on to third part. So let us now start the third chapter of this video. So the third chapter is tips to master this academic year. So सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, the first step I am going to give is make short notes. हर एक चैप्टर का आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। आप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आपको जो आप लॉन्ग नोट्स बनाओगे उसको तो आप हर एक पेज पढ़ तो नहीं सकते, तब आपको ये शॉर्ट नोट्स जब आप बनाओगे वो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे और सबसे रिवीजन के लिए सबसे क्विक रहेंगे। लाइक वो आप एक चैप्टर को आप 5 से 10 मिनट में आराम से रिवाइज कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स की वजह से। सो हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स में आपको क्या क्या डालना है, जो आप एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइंस जो है वो डालना है। फिर जो आपको लाइक आप भूल जाते हो, लाइक आपने वो चीज़ पढ़ा फिर आपको जब वो रिवीजन करने गए तो आपको वो याद नहीं, तो आप वो सब डाल सकते हैं। एंड जो आपके मिस्टेक्स होते हैं वो डाल सकते हैं, फार्मूलाज होते हैं वो डाल सकते हैं। केमिस्ट्री के लिए जो आपके रिएक्शंस होते हैं वो डाल सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स वो डाल सकते हैं। और बायो के लिए जो डायग्राम्स में जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं वो सब डाल सकते हैं। सोशल साइंस में इंपॉर्टेंट लाइन्स, डेट्स, मतलब ऑथर्स के नाम और उन्होंने कौन से बुक्स लिखे हैं वो सब। एंड और बोलना जाए तो जो मतलब ये पर्सन कौन है, मतलब जैसे कि ड्यूक मैटरनिश कौन है वो लिख सकते हैं। एंड ज्योग्राफी में मतलब आप मतलब किसी भी सॉइल का जो फर्टिलिटी टाइम है या फिर उसका टाइम पीरियड, एग्रीकल्चर चैप्टर से ये वाला क्रॉप कहाँ से कहाँ तक होता है वो सब लिख सकते हैं। मतलब हर एक इंपॉर्टेंट की फीचर्स आप उसमें लिख सकते हैं, जहाँ जिससे कि आप एग्ज़ाम में उसको मतलब वो एक रेडीमेड आंसर्स होते हैं जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये मतलब ये शॉर्ट आंसर्स होते हैं, उसका आपको बस एग्ज़ाम में एलैबोरेट करना होता है। तो शॉर्ट नोट्स में आप ये सब डाल सकते हैं। मैथ्स में बस आप फॉर्मूला शीट बनाइए और उसमें अगर कोई एक्स्ट्रा थ्योरम्स है उसको आप लिख लीजिए। कभी कभार थ्योरम्स भी प्रूफ करने के लिए आ जाता है, पूछ लेते हैं कि पीपीटी को स्टेट करो उसको प्रूफ कर दो, ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। सो शॉर्ट नोट इज़ मस्ट। इंग्लिश में अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है तो आप उसमें कीवर्ड्स की फ्रेजेस, मतलब कीवर्ड्स इन द सेंस बुक के जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो, और की फ्रेज मतलब इंपॉर्टेंट लाइंस जो इंग्लिश के मतलब लैंग्वेज में होता है वो। एंड आप एडवांस वर्ड्स भी लिख सकते हो, मतलब कोई वर्ड है उसका अगर आपको एडवांस वर्ड पता है, मतलब एडवांस फॉर्म उसका अगर पता है तो आप वो भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शॉर्ट नोट। एंड देन मैं आपको बोलूँगा कि सेकेंड टिप आई एम गोइंग टू गिव यू इज़
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो CBSE ने दे रखे हैं उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमारे टाइम पे बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए थे, मतलब ये भी जो एग्ज़ाम गया उसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे और ऐसे टाइप के क्वेश्चन थे जो आपको NCERT में देखने को नहीं मिलेंगे। सो यू मस्ट हैव टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस एंड आप NCERT एग्जाम्पलर्स भी करिए, NCERT एग्जाम्पलर को भी फॉलो करिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आते हैं। थर्ड थिंग इज़ NCERT आपको मस्ट रीड करना ही पड़ेगा। मतलब अगर आप मैथ्स का भी करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स में जो लास्ट में समरी वाला पॉइंट होता है, समरी वाले पॉइंट से MCQs आ सकते हैं, तो और केस बेस उसमें से आ सकते हैं। सो मैथ्स भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स है उसके आप जो NCERT है उसको पूरा परफेक्टली रीड करिए, उसको अच्छे से समझिए, हर एक एक्टिविटी, हर एक समरी पॉइंट्स को, हर एक बॉक्स में जो दिया रहेगा डू यू नो वाला बॉक्स, हर एक चीज़ को आप पढ़िए, क्योंकि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो किसी को पता नहीं चलता। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट। एंड आफ्टर दैट आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। मतलब हर एक सब्जेक्ट में आपको लिखना पड़ता है। मतलब बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आपको कैसे लिखना होता है वो एक प्रॉब्लम हो जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का, क्योंकि जैसे कि मेरे फ्रेंड्स, मैंने भी देखा अपने फ्रेंड्स में कि वो आंसर लिख रहे हैं, वो मतलब उन्होंने पूरा अच्छे से लिखा है पर उनको मार्क्स अच्छे से नहीं मिले, क्योंकि उनको लिखना अच्छा, मतलब उनका जो प्रेजेंटेशन का तरीका है और आंसर राइटिंग का जो तरीका है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। सो आप लिखना प्रैक्टिस करिए, हर दिन हर एक सब्जेक्ट का 5 से 6 क्वेश्चन करिए, वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम हो आप अच्छे से उस आंसर को प्रेजेंट कर सकें, जिसमें कीवर्ड्स, की फ्रेजेस और वो सब हो, और उसको स्पेशली उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि टीचर्स का बस उसमें ध्यान पड़े और वो अच्छे से आपको फुल मार्क्स दे दे। टीचर्स को उतना टाइम नहीं होता कि वो पूरे आंसर को अच्छे से पढ़े, वो बस कीवर्ड ढूंढते हैं। तो आप उसको अगर इंक्लूड करेंगे तो वो सबसे अच्छा रहेगा। और फिफ्थ मैं अगर आपको बोलूँगा तो आप जितना हो सके उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, जितना हो सके आप उतना सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करिए और क्लास 10 को अच्छे से स्टार्ट करिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। पहले हर एक चैप्टर, पहले जो भी चैप्टर आप स्टार्ट करें उसका 1 शॉट देखिए, देन NCERT रीड करिए, देन नोट्स बनाइए। फिर जब स्कूल में वो चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तब उसको अच्छे से तब रिवाइज करें, अच्छे से ईयरफुल सुनिए, देन घर में आके उसका क्वेश्चंस लगाइए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, केस बेस्ड, शॉर्ट, लॉन्ग, एसेशन रीजनिंग, फिर जो MCQs, वो हर एक टाइप के क्वेश्चंस लगाइए जिससे कि आपको अच्छे से हो जाए। और पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी करिए, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी अभी आने लगे हैं बहुत, तो वो करिए। फिर मैथ्स में हर एक स्टेप्स करिए। मैथ्स अगर आप सॉल्व करें, अगर रफ में भी सॉल्व करें, उसको हर एक स्टेप्स, मतलब एक भी स्टेप स्किप ना हो, जैसे वैसे सॉल्व करें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जब आप लिखें तब आपको वो प्रैक्टिस रहे, तो आपको उसमें फुल मार्क्स मिल सकें। सो दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। और न्यू वीडियो भी जल्दी आने वाला है, परसों के अंदर एक न्यू वीडियो आने वाला है। सो वेट टिल द एंड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।